Good evening to all of you. Welcome back to my lecture. This is chemistry with Ashish Arora. Today we are going to continue further. देखिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक बाकी रह गया है जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस. व्हाट इज कन्फर्मेशनल एनालिसिस? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ. देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये है इथेन, बराबर. आपको दो जगह पे कन्फर्मेशन एनालिसिस पूछते हैं. कन्फर्मेशन एनालिसिस को रोटोमर्स भी बोलते हैं. ना वाई रोटोमर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट उसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको, बराबर. देखो इथेन है, ये अल्केन के अंदर ही होता है रोटोमर्स. इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं. इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पे दो जो इथेन है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए, CH3 करेक्ट. तो हम क्या कर सकते हैं, कैन आई ड्रॉ लाइक दिस. ये पहला कार्बन, उसके साथ एक, दो और तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. एंड वी डू हैव द सेकेंड कार्बन जिसके साथ भी एक, दो और तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, करेक्ट. ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसको हम बोलेंगे एक्लिप्स स्ट्रक्चर. एक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. और मैंने जो आपको बताया वो समथिंग लाइक दिस है. देखो ये जो मेरा पाम है, पाम के सेंटर में कार्बन है, उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, करेक्ट. 1, 2 and 3. ये दूसरा कार्बन 1, 2 and 3 दिख रहा है आपको. और उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH3. मैंने ये जो किया हुआ है, फर्स्ट फिंगर के एग्जैक्ट पीछे फर्स्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर के एग्जैक्ट पीछे लीटर है, थंब के एग्जैक्ट पीछे थंब है. तो उसको हमने जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, दैट्स योर एक्लिप्स स्ट्रक्चर. दैट्स योर एक्लिप्स स्ट्रक्चर. बट जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास था ऐसे, उसमें अगर ये जो पीछे वाला वो रोटेट करता है और सपोज रोटेट करके ऐसे आ गया, फर्स्ट फिंगर के एग्जैक्ट ऑपोजिट में फर्स्ट आ गया. कैन यू सी दैट? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? ओके. थंब के एग्जैक्ट ऑपोजिट थंब आ गया, लिटर के एग्जैक्ट ऑपोजिट लिटर आ गया, समथिंग लाइक दिस. ये आपका पहले वाला तो वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. ये चौथा, उसका हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट में चला गया, इसका हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट में ये हाइड्रोजन चला गया. तो उसको स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन बोलते हैं. स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. और जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ, ये ड्रॉ करने के तरीके को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. माफ करना, मैंने गलत बोल दिया, इसको सोहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं. सीहॉर्स नहीं, सोहर्स प्रोजेक्शन, बराबर. इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी लिख सकते हो. न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता क्या है, कुछ बड़ी चीज डिफरेंस नहीं है. जो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन मैंने जो येलो कलर में ड्रॉ किया है, उसको हम एक डॉट से बताते हैं, उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3. और जो पीछे हमने लाइट ग्रीन कलर ड्रॉ कर रखा था, उसको हम एक रिंग से दिखाएंगे. ये भी एक कार्बन है, ये भी क्या है, हमारे पास एक कार्बन है. ना ये वाला नहीं, मैं कलर चेंज करना भूल गया. हाँ ये वाला, ये भी क्या है, हमारे पास एक कार्बन है. थोड़ा बीच में डाल देता हूँ. हाँ बहुत प्यारा सा. और उसके पर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे हाइड्रोजन. तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ. सेम चीज़ है, एक्लिप्स फॉर्म ही है, उसको ड्रॉ करने का तरीका अलग है. एंड सोहर्स में होगा क्या, सॉरी स्टैगर्ड में होगा क्या, अगेन आपके पास एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन, उसके पीछे सेकेंड कार्बन जिसके पास भी तीन हाइड्रोजन. अच्छा ये तो मैंने सेम बना दिया, एक मिनट. पहले तीन हाइड्रोजन आपके पास ये थे,
एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में। तो ये कौन सा हो गया? और याद रखना स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। एक्चुअली क्या होता है कि एक्लिप्स में जो सेम ग्रुप होते हैं ना, एक दूसरे के पीछे ही आते हैं, जैसे कि यहाँ पे या तो यहाँ पे एक दूसरे के पीछे आ रहा है, तो वो क्या एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल्सन इज मोर, रिपल्सन इज मोर। तो स्टेगर्ड में हायर रिपल्सन होता है, इसलिए ओके। स्टेगर्ड में नहीं, वो ज़्यादा रिपल्सन कहाँ पे होता है? एक्लिप्स के अंदर। इसलिए स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में आया? आपको वैसे ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन आज मैं ड्रॉ नहीं करा रहा हूँ, ये नोट्स में आपको भेज दूंगा PDF वाले, बराबर। देन सेकेंड, हमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस इन ब्यूटेन पूछते हैं। तो ब्यूटेन में होता क्या, हमारे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2 CH3 and we are interested into this fellow। क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 और 3, उसने एक बॉन्ड बनाया CH3 के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे मैं सीधा न्यूमैन प्रोजेक्शन ले रहा हूँ and we are interested into these 2 carbons। ओके, मैंने पहला वाला कार्बन लिया, उसके साथ एक CH3 था, 2 H थे, और उसके जो पीछे वाला कार्बन है उसके पास भी 2 CH3, सॉरी एक CH3 और 2 H, और ये बन रहा है ओके एक्लिप्स्ड। इन पे इसको हम लिखेंगे कंप्लीटली एक्लिप्स। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये ब्लू वाले को वैसा का वैसा ही रख रहे हैं, मतलब दिस फेलो। और एक्चुअली यहाँ पे कार्बन भी ड्रॉ नहीं करते, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और खाली ऐसे डॉट दिखा देंगे लाइक दिस। इसका CH3 H और H वैसे ही रखो, जो पीछे वाले का है उसको हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे। 60 डिग्री रोटेट करने से होगा क्या मालूम है? ये जो CH3 है वो रोटेट होके यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लाइक दिस। क्या आपको ये समझ में आया? काव्या मत कुछ भी कर, यहाँ पे जानते, दूसरा H यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये सब रोटेट होंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इसको हम, ये स्टेगर्ड नहीं है ओके, पार्टली स्टेगर्ड है, आधा है आधा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू या तो गोच। और 60 डिग्री रोटेट करेंगे, तो आपके पास ये तो मिला। ये CH3 है ना, सॉरी, ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, दिस फेलो विल कम हियर, मतलब वो ये रहा CH3, यहाँ पे H। ये कंप्लीटली एक्लिप्स नहीं है, एक्लिप्स जरूर है, इसलिए उसको पार्टली एक्लिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
फिर और एक 60 का रोटेशन करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये CH3 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ओके कंप्लीट एग्जैक्टली एक्लिप्स्ड है। तो इसको फुल सॉरी एक्लिप्स नहीं है, कंप्लीटली स्टेगर्ड है। देन और एक रोटेशन करेंगे, इसको बोलेंगे पार्टली एक्लिप्स्ड। एंड और एक रोटेशन करेंगे, और इसको बोलेंगे हम स्क्यू या कुछ। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की इसके अंदर, तो स्टेगर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद स्क्यू, देन पार्टली एक्लिप्स एंड देन ये 2 मार्क की शॉर्ट आउट में पूछ लिया आपके स्कूल की एग्जाम में, देन यू नीड टू ड्रॉ दिस। समझ में आया? करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? किसी को डाउट इसमें? ओके चलो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके नाउ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जो हमें पूछते हैं। ओके पहले ये एक्सप्लेन एरोमेटिक नेचर। या तो आपको पूछ लिया हकल्स रूल, क्या पूछ लिया? मैं खाली यही नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले हकल रूल समझाता हूँ कि कौन से कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे और किसको हम एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। तो एरोमेटिक होने के लिए थोड़ी सी चीज़ें बहुत जरूरी है, हमारा JEE का भी टॉपिक है ये। पहला पॉइंट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट all carbon should be sp2 hybridized. Second, sp2 hybridized तो होना ही चाहिए, plus all of them they are supposed to be okay. Compound should be planar. And cyclic. Third point, complete delocalization of pi electron. And fourth, 4n+2 rule follow होना चाहिए, which is actually known as Huckel rule. Let me explain. Suppose आपके पास यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में as we know all carbon are sp2 hybridized. It is a planar structure. पहला रूल फॉलो हो रहा है, sp2 है, planar है, कंजुगेशन है, कैन यू सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और हमने जब रेजोनेंस देखा था तो सब के सब डीलोकलाइज हो जाएंगे। 4n+2 आपके लिए नहीं आया। n it talks about the number of ring. n is what? Number of ring. तो इसके पास एक रिंग है, तो 4 × 1 + 2 यानी कि 6
इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 6 पाई. If you see over here, there are 3 pi bonds, 1, 2, and 3, and each pi bond contains how many electrons? 2. So since it contains 6 pi electrons, so it follows the rule. It does follow the rule. Hence, it is an aromatic compound. It is an aromatic compound. दूसरे ऐसे कैसे? तो भाई बेंजीन के बाद एक बहुत ही प्यारा सा है. ओके, ये है नेप्थलीन. ये क्या है हमारे पास? ये भी फॉलो करता है. इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग 2 है, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, वो आ रहे हैं. नेप्थलीन है. देन वी डू हैव फेनिथ्रीन, एंथ्रेसिन. फेनिथ्रीन और एंथ्रेसिन में एक ही चीज़ का फर्क है, वो तीनों के तीनों, सॉरी दोनों के दोनों 3 रिंग रखते हैं. ये ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है. पहले एक बेंजीन बना दीजिए, फिर ये वाला बॉन्ड छोड़ दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे लगा दीजिए. ये है आपका फेनिथ्रीन. और एंथ्रेसिन में भी 3 रिंग है. पहले 2 रिंग ऐसे बना दीजिए और तीसरी रिंग यहाँ से बनाइए. वापस यहीं से आप डबल बॉन्ड चालू करोगे, ये हो गया. फिर इसको छोड़ देने का ऑल्टरनेट करना है, यहाँ पे यहाँ पे. इसके लिए ये आ गया, इसको छोड़ के ऑल्टरनेट करना है लाइक दिस. तो ये है एंथ्रेसिन. ये दोनों के अंदर नंबर ऑफ रिंग आपके पास 3 है. टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए. ये फॉलो करते हैं. ये तीनों के तीनों बेंजीन वाले एरोमेटिक कंपाउंड है. इसको क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. बट देयर आर सम व्हिच आर नॉन बेंजीनोइड. एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड लाइक दिस. ये पायरिडीन है. यस, ये हेटेरोटिक है, तो इट डज फॉलो द रूल. फिर आपके पास आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस, आई थिंक पायरोल है, ऐसा कुछ है. इट डज फॉलो द स्ट्रक्चर. वाई? देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबके सब ये प्लानर स्ट्रक्चर है. सॉरी, मैंने एक गलत किया हुआ. यहाँ पे NH2 नहीं होगा, NH होगा. ये प्लानर है. सेकेंड थिंग, sp2 इसके अंदर नंबर ऑफ 4n+2 रूल भी फॉलो हो रहा है. और डीलोकेशन कैसे? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो गिनते पाई में. टोटल 2 + 2 + 4 + 2 6. 2 + 2 + 2, ये जो होता है ना, ये लोन पेयर वाला, उसको भी पाई में गिनना है. मैं नाइट्रोजन के ऊपर जो ड्रॉ कर रखा है, उसको भी पाई में गिनना है. ओके, ये है. फिर अगर मैं आपको और बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा है. एक 2 3 4 5 6 और 7. मैं बराबर ड्रॉ नहीं कर पा रहा. ये भी है साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकेटाइन. क्यों? क्योंकि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. फिर यहां पे ध्यान से देखते हो ना,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बिछाना, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा। सर यहाँ पे कैसे रेजोनेंस होगा? मैंने रेजोनेंस में सिखाया हुआ था, डबल सिंगल कार्बोकेटायन वो रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली डीलोकलाइज ये होगा। तो ये भी क्या है आपका? ओके, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर और एक बहुत ही प्यारा सा है, ये कार्बोकेटायन साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन। सर लेकिन यहाँ पे तो 4n+2 रूल कैसे फॉलो होगा? इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग तो 1 है। याद रखना, जब 3 कार्बन वाली रिंग है ना, तब n = 0 लेना है। 4 × 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए है। बराबर? ये समझ में आ रहा है आपको? ये सब क्या हो गया? एरोमेटिक। नाउ एक एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, हमारे जेईई में करना है। एंटी एरोमेटिक में मैं आपको समझाता हूँ। ये सब कुछ फॉलो करेगा। ये सब का सब फॉलो करेगा। फोर्थ पॉइंट, इट फॉलोज 4n रूल। साइक्लोब्यूटाडाइन n = 1 है। 4 × 1 कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है। इस नॉन ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना है, ये एंटी एरोमेटिक। एंड व्हाट अबाउट नॉन एरोमेटिक? Okay, anything other than the above two. उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्या है? साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन है। ओके, इट्स नॉट यो 4n+2 वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है, 4n भी नहीं कर रहा है, बिकॉज n = 0 होता है। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट इज ओके नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉन एरोमेटिक। फिर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमें ये पूछ लेते हैं, ये वाला भी साइक्लोहेक्साइल कार्ब एनायन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो याद रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो ये नॉन एरोमेटिक। एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, एरोमेटिक सबसे ज्यादा, then non-aromatic, and then we do have ठीक है, समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो अभी एक काम करते हैं, नए क्वेश्चंस करेंगे टेक्स्ट बुक में से। मैं करना क्या चाहता हूँ मालूम है?
टेक्स्ट बुक में से आई वुड लाइक टू यूज़, हाँ आई थिंक सो। आप लोग जो है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना, ऑलरेडी सोल्यूशन दिया है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, थोड़े से क्वेश्चन में देखता जाता हूँ और करता जाता हूँ। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अभी देखो ये जो है ना क्लासिकल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाया FR/SR। तो मैंने 3 स्टेप दिखाए थे। स्टेप 1 में ये हम कर रहे थे क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, बताया ना उन्होंने, मतलब क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन और आपको CH3ClNO बनता है। तो स्टेप 1 मैंने बताया था भाई Cl2 से आप फ्री रेडिकल बनाइए। स्टेप 2 में मैंने बताया था, स्टेप 1 था, देन स्टेप 2 में प्रोपोगेशन हो रहा था एंड उसमें एक कार्बोकेटाइन मिल रहा था आपको, मीथेन जो था वो इस पे अटैक कर रहा था एंड CH3Cl, उसमें CH3 कार्बोकेटाइन बना। और टर्मिनेशन में मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास 2 टाइप के फ्री रेडिकल बनते और उसमें क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे Cl2, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, बट एन में CH3 कंबाइन होकर क्या बनाएंगे। डू यू रिमेंबर दैट? कितने लोग को याद है? सबको याद है। तो आपको वो ये तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे डिटेल में और समझाने पड़ेंगे। मैं खाली डिस्कशन कर रहा हूँ। जो लोग ये खाली डायरेक्ट वीडियो देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, आपको मेरे आगे के लेक्चर देखने पड़ते हैं और समझने पड़ते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये टॉपिक के बारे में समझाया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका आंसर ये है। देन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और दिया गया हमें, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आई शुड गो। एक्चुअली इनके मैंने IUPAC नेम नहीं सिखाए ऐसे वाले के। मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे GEE में साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नेम सिखाने बाकी है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी का ले रहा हूँ पूरा, जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड। तो इसलिए मैं आज ये वाला नहीं कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू डेडिकेट 1 लेक्चर फॉर दैट। ओके, साइक्लिक वाले को सिखाना बाकी है, तो IUPAC नेम आप खुद कर लोगे। आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 13.5, 13.6, 13.7। ये सुनो, जब ओजोनोलिसिस करवाया था, जब मैंने ओजोनोलिसिस करवाया तभी मैंने किया था ये क्वेश्चंस और आपको सोल्व करवाया था। राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन फॉर द कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन दिया गया। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कंबशन पूछते नहीं, अच्छा ये करवा चुका, हाँ मैं भी पूछा कंबशन पूछते आपको, आप बोलो मैं वो कंपाउंड ले लेता, आप पूछ इसमें कौन सा ला लो, पेंटीन, हेक्साइन, ब्यूटेन, टोल्यूइन ले लिया। टोल्यूइन इज बेसिकली C6H5CH3 इज योर टोल्यूइन। कुछ नहीं करना है आपको। ओके मैं थोड़ी सी एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मेरे लिए। हाँ C6H5CH3 आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए, CO2 और H2O लिख दीजिए। बस ये तो पहले लिखना ही है। H2O को लिक्विड फॉर्म में लिखोगे, CO2 के गैसियस फॉर्म में लिखोगे। कितने कार्बन है? 6 और 1 7 है, तो आप 7 CO2 लिखोगे। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 5 + 3 8, उसके आधा H2O लिखोगे हमेशा। फिर ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो 7 × 2 = 14 + 4 18, खत्म हो गया। दैट्स इट। सैल्यूट छे, सरल छे, इजी छे, आवड़े छे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ओके यारी दोस्ती वापस हो गई। है भाई, रूठे यार को मनाना आता है। पाटिल ओ पाटिल, क्या स्वयं ने किया ये काम? दोनों ने मिलकर किया। जो भी चाहो, अच्छी बात है। आप दोस्त लोग जब साथ में बैठते हो अच्छा लगते हो। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 13.9 में, ड्रॉ द cis trans isomers of the hex 2 in which isomer will have higher BP and why?
ओके, सिंपल सी चीज़ है। पहले तो सीज एंड ट्रांस आइसोमर। अच्छा, मैंने बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं सिखाई ना आपको, वो भी सिखा देता हूँ। पहले तो हेक्स-2इन लिखा ना, तो हेक्स-2इन का स्ट्रक्चर बना दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 1 2 3 4 5 CH3। फिर ये 2 कार्बन को पकड़ने का, दोनों हाइड्रोजन नीचे डाला तो क्या बन जाएगा? सिस। एंड दोनों हाइड्रोजन आपने समझा तो ट्रांस, क्या वो ड्रॉ करना आएगा? मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है पक्का? ओके, बॉइलिंग पॉइंट में जो आई थिंक जो ट्रांस विल बी हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। ट्रांस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, रीजन में समझाता हूँ। सी, आपका जो ट्रांस वाला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, स्टेबल तो बनेगा, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। कैन यू सी? आई एम सॉरी, अच्छा ये पीछे नहीं भाग रहा है। समथिंग लाइक दिस। क्या है यार असुल सर, ये क्या है? चलो, ये CH3 देन डबल बॉन्ड एंड ये लंबा वाला, और लंबा वाला भी मुझे अगर ड्रॉ करना तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। टोटल 3 कार्बन है ना, तो 1 2 और 3। हाँ, ये ट्रांस में आएगा, बराबर। और जब आप दूसरा नजदीक में उसके लेके आते हो, एक दूसरे का पैकिंग बहुत नजदीक होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर एक दूसरे के नजदीक में आ सकते हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो जितना आपको वैसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए ट्रांस का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपको वो आंसर डिस्कस करना है। ये टॉपिक के अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, जब मैंने पढ़ा है NCERT काफ़ी सारा डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी सारा आपको आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छी तरीके से पढ़ा, डिस्कस कर चुका। चला देखिए फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is benzene extraordinarily stable though it contains 3 triple bonds? I think so we have discussed that. Because of the resonance and complete delocalization of electron. We have done that. What are the necessary conditions for any system to be an aromatic? अभी 4 पॉइंट जो लिखे वो लिख के आ जाना एग्जाम्पल के साथ। एक्सप्लेन why the following system are not aromatic. ये पूछा हुआ, तो आपको हर एक का आंसर देना पड़ेगा क्यों ये नॉट एरोमेटिक है। वो 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले में मुझे कोई बताएगा कि ये क्यों नॉन एरोमेटिक है? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, सोच के। बोल भी थी, ये वाला sp3 है, it should have been sp2. वेरी नाइस। यहां पे सेम रीजन, यहां पे 4n+2 रूल फॉलो नहीं होता है, करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ यहां पे क्वेश्चन दिया गया, हमें इन 4 को यहां पे कन्वर्जन्स दिए गए। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू दिस? ओके, आपको पहला दिया गया है बेंजीन में से, देखो आपको कैसे करना चाहिए। बेंजीन यहां पे, वेट बच्चा, और फाइनल आपको क्या लेना है? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, फाइनल ये चाहिए। तो जिसको आता है वो पहले हाथ ऊंचा करेगा। बेंजीन में से मुझे पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन करना है। आपको हिंट दे देता हूं, बेंजीन के अंदर आपको कौन कौन से ग्रुप ऐड करना है? नाइट्रो एंड ब्रोमो, मतलब नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन करना रहेगा। ब्रोमिनेशन, एक नाइट्रेशन करेंगे, एक ब्रोमिनेशन करेंगे। अभी सोच, मैं तुझे पूछूंगा बेटा, तुझे आता है, तेरी एग्जाम खत्म होगी, तुझे सिखा दिया, लव यू। ओके, आपके लिए रिपीट लेक्चर है, किसी के लिए पहला लेक्चर है। ओके, तो
आपको नाइट्रेशन भी करना है और ब्रोमिनेशन भी करना है. इज दिस फाइन? क्वेश्चन ये अराइज होता है, कौन किसको जवाब आता है क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा. बोल कर्तव्य. पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहले मुझे ब्रोमिनेशन करना चाहिए या नाइट्रेशन करना चाहिए? पहले नाइट्रेशन करना चाहिए. चलो ठीक है, मैं कर्तव्य के हिसाब से जाऊंगा और पहले नाइट्रेशन करूंगा. तो मैंने नाइट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए? HNO3 प्लस H2SO4. तो यहाँ पे क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए बेटा? बाकी ब्रोमिनेशन बाकी रहा तो ब्रोमिनेशन करना चाहिए. चलो Br2 प्लस FeBr3. और मुझे क्या लिखना चाहिए? कर्तव्य. इसमें एक टेक्निकली गलत चीज आई. कौन सी चीज टेक्निकली गलत है मुझे तू बताएगा. पैरा पे नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज विच ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग. जैसे ही मैं ये करूंगा आप ये लिख के आओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. उन्होंने पूछा पैरा पे और आपने ये किया तो गलत हो जाएगा. क्या करना चाहिए ध्येय? पहले ब्रोमिनेशन करो. नाइट्रेशन HNO3 H2SO. I'm sorry. Bromination Br2 FeBr3. What will happen over here? Bromobenzene minus HBr. ब्रोमोबेंजीन मिला. देन क्या? नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4. तो आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन तो पहले था, वो ऑर्थो डायरेक्टिंग भी है, पैरा डायरेक्टिंग. हम खाली पैरा वाला ही है. सो ऑर्थो का क्या? उसको बाई प्रोडक्ट में माइनस यहाँ पे दिखाने का. या तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, बाय डिस्टिलेशन उसको सेपरेट कर दिया. उसको सेपरेट कर सकते हो. दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है. क्या समझ में आया? तो आप ये लिख के आओगे. समझ में आ रहा है? करना क्या है वो समझ में आना चाहिए. ये पहला पॉइंट. चलो, आपको ये दिया गया है बेंजीन मेटा नाइट्रो. आप अपनी बुक के अंदर बनाओगे मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. बात नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करना है, चुपचाप करना है. चलो हम कोई मुझे बताएगा थर्ड में पहले क्या करेंगे? पैरा नाइट्रोटोल्यून लेके आना है. नहीं, रेज योर हैंड सो आई कम टू नो. किसको आया ये क्वेश्चन? आई वांट टू नो ना. आप जब इसे जवाब देते हो तो मुझे लगता है सबको आता है. कितने को नहीं आ रहा है? पैरा नाइट्रोटोल्यून, जबकि तूने दोनों में हाथ ऊंचा नहीं किया. इट्स वेरी डेंजरस थिंग इन माई क्लास टू डू दैट. पैरा नाइट्रोटोल्यून आपको पता है क्या है? क्या है? पैरा पे नाइट्रो है तो पहले नाइट्रेशन करोगे या अल्काइलेशन करोगे? अल्काइलेशन देन नाइट्रेशन. ओके, एसिटोफिनोन बनाना है बेंजीन में से, क्या करोगे? विडरग्राफ असाइलेशन. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू. चलो, बहुत प्यारी चीज है. ऐसे मैंने आपको 65 कन्वर्जन्स दिए. कितने दिए? 65. चलो मैं आपको बताऊं कौन से वाले. ये वाले, ये जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, ये आपका होमवर्क है. 65 ही है कि ज़्यादा है? 65. इसमें एलिफेटिक भी है, अरोमेटिक भी है. एलिफेटिक भी है, अरोमेटिक भी है. आपको सब करके आने. आपके डाउट्स में करवाऊंगा. वैसे इजी है, बाकी नहीं है. चलो, विल कंटिन्यू फर्दर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन आ गया. इन दिस अल्केन आइडेंटिफाई
आपको ये पूछा गया भाई आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच वन ऑफ दिस। क्या ये नहीं आता है आपको? आता है, ये सिखाया गया है, बराबर है। वी हैव डिस्कस्ड इट। व्हाट अफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन अल्केन चेन हैज ऑन बॉइलिंग पॉइंट? ये टॉपिक नहीं सिखा है, चलो मैं पहले वो टॉपिक सिखा देता हूँ ताकि मगजमारी नहीं हो। ओके, आराम से हम खत्म करते। फिजिकल प्रॉपर्टी इज द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बहुत प्यारा सा टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में सबसे सिंपल सी चीज, ओके, काफ़ी सारी चीज़ है लेकिन ओके, पहले 4 कार्बन गैस के फॉर्म में है एंड देन लिक्विड एंड देन ऑल द, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, वो ज़्यादा पूछते भी नहीं है। जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे कि मीथेन से ज़्यादा इथेन का, इथेन से ज़्यादा प्रोपेन का, नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन बढ़ा तो वो बढ़ता है। ये पहला सिंपल सा पॉइंट, इसमें कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर आपके पास आइसोमर है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टॉक टू यू अबाउट पेंटेन। तो पेंटेन के हमारे पास ओके 3 आइसोमर, एक है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल मतलब 1 2 3 4 5 पाँच कार्बन एक ही लाइन में, बराबर। दूसरा क्या है? आइसोपेंटेन। एंड तीसरा कौन सा है? क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ये आइसोमर्स में जाते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ पे जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। तो एज वी कैन सी ओवर हियर ब्रांचिंग इज इंक्रीजिंग। ब्रांचिंग इंक्रीज होने से उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक में नहीं आ पाते। मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक में नहीं आ पाते तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, hence boiling point decreases, hence boiling point। तो अगर आपको ये पूछते हैं एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, गार्ड ये करके लिख के आ जाना। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में बॉइलिंग पॉइंट पे अटके हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं जाते ज़्यादा, बट हमारे जेडब्ल्यू के सिलेबस में मेल्टिंग पॉइंट भी चले जाते। तो मेल्टिंग पॉइंट जरा हम समझ लेते। मेल्टिंग पॉइंट पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, yes it does play a role, but उससे ज़्यादा more role, okay, melting point is proportional to crystal packing। यहाँ पे आइसोमर्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो थे इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्रिस्टल पैकिंग। क्यों क्रिस्टल पैकिंग मालूम? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो क्रिस्टल पैकिंग मतलब सॉलिड, वो जब सॉलिड फॉर्म में था तब उसके क्रिस्टल्स कैसे पैक हो रहे, ओके, मोर क्लोजली पैकिंग, मोर क्लोज पैकिंग, melting point is higher, melting point is higher, and normally, okay, rounded structure has more close packing क्रिस्टल के अंदर, बीच में जगह नहीं छोड़ते वो ऑक्यूपेंसी ले लेते। दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा है, नियोपेंटाइल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोपेंटेन देन द नॉर्मल पेंटेन। वो एक चीज ध्यान में रखनी है, थोड़ा अलग है, अलग तरीके से समझना है। उसमें क्रिस्टल पैकिंग यानी कितना नजदीक में वो राउंड क्रिस्टल बनाता है। तो राउंडेड स्ट्रक्चर्स जितने भी होंगे, जितनी ब्रांच बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए उल्टा है, ओके, इसके लिए
बॉइलिंग पॉइंट में वो अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए अच्छी बात है अगर वो जितना भी क्लोज पैकिंग बना पाए। सेम थिंग, जैसे कि अगर आपको पूछा ट्रांसब्यूटोइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट इन द सिसब्यूटोइन, क्योंकि इसका मोर क्लोज पैकिंग। याद रखना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, उसका ओके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो थोड़े सी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं चेरिबली के अंदर करवाया। देन ये क्वेश्चन हुआ, व्हाट इफेक्ट डस ब्रांचिंग ऑफ एन अल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट करवाया। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपिन यील्ड्स 2 ब्रोमोप्रोपिन। चलो एक काम करते हैं, उसको मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ। कौन सा वाला कर रहे हैं? 13 पॉइंट। अच्छा, ये करवाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया। वो बोल रहे HBr प्रोपिन के अंदर डालकर 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है, while in the presence of benzoyl peroxide same reaction yields 1 bromopropane। explain and give its mechanism। ऊपर वाला मार्कोव-निकोव रूल है और नीचे वाला कौन सा है, और दोनों की मैकेनिज्म सब कुछ मैं डिटेल में सिखाया है आपको, पूरा का पूरा वही एग्जांपल्स लेके आने में सिखा चुका हूँ और बहुत डिटेल में किया था। Write down all the products, write in the products of ozonolysis of 1,2-dimethyl benzene, okay, orthoxylene का, okay, how does the result support calculus structure of benzene। ये वाला नहीं करवाया हुआ है, चलो ये करवाता हूँ। When they say 1,2-dimethyl benzene, according to Kekle यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दो पॉसिबिलिटी थी आपके पास। बराबर है, करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? वो डबल बॉन्ड का, इसको केक्युलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड जो ऑल्टरनेट आता है। अभी अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाता हूँ, ओजोनोलिसिस में हमेशा याद रखना आपको क्या करना है। सी, इसका ओजोनोलिसिस में करूंगा, देन आई हैव टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना लाइक दिस, 1 2 और 3, बराबर है कि नहीं? और तो मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं दिखा रहा, पहले हम एक काम करते हैं, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल बनती है। जब मैं इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो आपके पास जो ये डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? इस तरीके से बचेगा CH3, देन ये, बराबर, ये यहाँ पे क्या था? दोनों के दोनों हाइड्रोजन थे एट दिस पॉइंट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे और एक पेन ले लेता हूँ मैं, तो थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, सी, ये कार्बन पे मिथाइल था और एक हाइड्रोजन था, तो ये रहा वो ये कार्बन।
जो ये वाला मैं बता रहा हूँ ना, दिस कार्बन, उसके ऊपर मिथाइल ले लिया, ये मिथाइल ले लिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन दिखा सकता हूँ। फिर ये जो कार्बन है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हमने इसको और इसको तोड़ा डबल बॉन्ड को। वहाँ पे एक्चुअली ओजोनोलाइसिस होता है, वो सब कुछ दिखाने का नहीं। जब बेंजीन का करते तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़िए, 2 डबल बॉन्ड को तोड़ा और उसके बीच में कौन से कार्बन के एटम थे उसको उठाओ। ओके, वापस आपको समझ में आया इसलिए बता देता हूँ। आप इसको तोड़ोगे यहाँ से, इसके बीच में 2 कार्बन के एटम आ रहे थे, एक कार्बन के साथ, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिए 2, एक कार्बन के साथ CH3 था, तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा H और H, करेक्ट और नॉट। जो ये होता है तब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे कार्बन जो होता है ना, तो यहाँ पे O लगा देने का और यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगेगा। एक प्रोडक्ट ये मिलेगी आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये समझ में आ रहा है आपको? दूसरी प्रोडक्ट क्या मिलेगी जरा देखिए। मैंने वो वाइट वाला लिया, अभी मैं देखो ये ग्रीन वाला लूँगा। यहाँ से भी CH3 था, ओके, और ये कार्बन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, मतलब यही प्रोडक्ट आपको वापस मिलेगी। इट्स लाइक दिस, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे कीटोन बन रहा है। मतलब ये वाइट वाला और ये ग्रीन वाला दोनों सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ से देखते हो ना बॉन्ड में, सिंस वो दोनों सेम चीज़ है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2 times दिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये आपको लिखना पड़ता है। दिस यहाँ से तोड़ना है और ये बनाना है। अच्छा, माफ करना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होते, एक ही हाइड्रोजन होता है, माफ करना। मैं एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा गिनवा दिए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल था, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था और वो क्या बना CH। 2 हाइड्रोजन नहीं है, एक CH3 था तो ये बना। आर यू गेटिंग दिस? 2 ऑफ दिस, ठीक है। फिर और क्या मिलता, और हमें मिलता, जरा देखेंगे हम, ये ब्लू वाला बाकी है, लेकिन ये दोनों जगह पे एक हाइड्रोजन था तो ये 2 टाइम मिला था, प्लस दोनों जगह पे एक हाइड्रोजन था, मतलब वो कार्बन तो लोगे CHO CH। तो अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करते तो ये प्रोडक्ट मिलती है, ये वाले का करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं देखो, अगेन डबल बॉन्ड के बीच में मुझे एक निकालना है, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। आप देख रहे हो वहाँ पे 2, बाय द वे इसका नाम है ग्लायोक्सिल, या तो इथेन डायल भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इथेन डायल। जो बाकी बच गया वो एक यहाँ पे, दोनों जगह पे CH3 आ रहा है, तो प्लस 1 मोर प्रोडक्ट मिलता, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3। आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगी या करोगे तो आपको ये ओके 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 2 सॉरी ग्लाइकोल तो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, टोटल 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया, मैंने जो नोट्स दी उसमें भी ऐसे नहीं दिया, मैं खाली शॉर्ट नोट के फॉर्म में ऐसे लिख के आया।
आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई देयर आर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एंड देन उसका ओजोनोलिसिस करोगे तो ये 4 चीज मिलेगी। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, ओके। हेलो, हाँ बोला भाई मौसम कैसा है तुम? जिसे मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन एंड इथाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन में आपको सिंपल चीज करनी है। बेंजीन मतलब इसके अंदर सबके सब कार्बन क्या है? sp2, ओके। इथाइन नॉर्मल हेक्सेन आया, नॉर्मल हेक्सेन मतलब सबके सब sp3, इथाइन के अंदर sp। हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि इथाइन व्हाई इट शोस एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन दिखाएगा? इथाइन, देन नॉर्मल हेक्सेन, सॉरी देन बेंजीन एंड देन नॉर्मल हेक्सेन। एंड गिव द रीजन, रीजन क्या दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। हम लोग काफी डिटेल में गए, नो डाउट वी हैव नॉट डन दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ये हम कर चुके हैं। देन व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी? अच्छा, एसिड रिएक्शन मैंने आपको सिखाया नहीं है, एक भी नहीं सिखाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन आप सीधा सिंपल सा बोल सकते हो बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो इट विल ऑलवेज डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाउ वुड यू कन्वर्ट? कन्वर्जन मैंने आपको दिया होमवर्क में, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ बैठूंगा। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल अल्किन्स विच ऑन हाइपरकंजन गिव द 2-methyl ब्यूटेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑन हाइड्रोजीनस, चलो मैं आपको समझाता हूं क्या करना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया उन्होंने कि आपको वैसे अल्किन्स लिखने हैं जिसका आप हाइड्रोजीनेशन करते हो तो 2-methyl ब्यूटेन मिले, तो आपको क्या करने का? 2-methyl ब्यूटेन बना ही देने का। Isn't it your 2-methyl butane? बोलते हैं आपको वैसे अल्कीन चाहिए जिसका हाइड्रोजनेशन से ये मिलता है, तो आपको सिंपल चीज करनी है। आप देखिए, अगर मेरे पास ये अल्कीन होता और इसका मैं हाइड्रोजनेशन करता तो ये मिलता कि नहीं मिलता? हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन करता। तो मैंने किया क्या मालूम है? कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी चीज की मैंने इसके अंदर, और वो है एक्चुअली देखने जाओ ना तो मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा मालूम है? एक बार डबल बॉन्ड यहां पे लगाऊंगा, बारी बारी से डबल बॉन्ड चेंज करता जाऊंगा, बारी बारी से मैं क्या करता जाऊंगा? डबल बॉन्ड। पहली बार यहां पे लगाया, एक कंपाउंड बना, दूसरी बार यहां पे लगाया, तीसरी बार यहां पे लगाया, चौथी बार मुझे यहां पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन ये दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक बार लगा चुके हो। आपको समझ में आ रहा है मैं आंसर क्या डिस्कस कर रहा हूँ? मैं पूरा डिटेल में नहीं किया, मैं कंसेप्ट डिस्कस किया, बाकी आपको खुद बनाना है आंसर, ठीक है। हाउ वुड यू कन्वर्ट हो चुका है? अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, देर आर सम ग्रुप जो बेंजीन की, ओके, ऐसे ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड देर आर सम ग्रुप विच आर डीएक्टिवेटिंग। मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक और सब कुछ बता रखा है। तो देखो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा, वो एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो थोड़ा कम करता है। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दो। अच्छा, आपको क्या करना? अच्छा, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग करना। 2,4, यहाँ पे एक वीक डीएक्टिवेटिंग था। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में क्या हो गया? दो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है। दो डाइनाइट्रो जो कैसे? स्ट्रॉन्ग, एंड क्लोरीन एक है वो वीक है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो आई थिंक सो क्लोरोबेंजीन विल बी द हाईएस्ट। अगर मैं इसको 1, 2, 3 नंबर दे देता हूँ
ओके, खाली नंबरिंग की वजह से तो सीक्वेंस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो देन बाद में वीक, तो अगर मुझे नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले को देना तो फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा एंड थर्ड। कितने लोग को समझ में आया ये? पक्का समझ में आ रहा है? ओके चलो मुझे इसके अंदर बताओगे कितने लोग को समझ में आया। आप अपना खुद का 1 2 3 बनाओगे और फिर मुझे बताओगे। तो हरी अप फास्ट। अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसमें? कलिया टोल्यूइन, पैरामिथाइल नाइट्रोटोल्यूइन या पैरा नाइट्रो नाइट्रो। देखो यहाँ पे टोल्यूइन में आई थिंक से एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग, और यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग आई थिंक सो 1 2 3 सीक्वेंस में ही है। आउट ऑफ बेंजीन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन टोल्यूइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली, कौन सबसे ज्यादा इजीली नाइट्रेशन में जाएगा? टोल्यूइन जाएगा। क्यों? बिकॉज टोल्यूइन में एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। देन बेंजीन जाएगा एंड देन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, बिकॉज मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सजेस्ट नेम ऑफ ए लुईस एसिड अदर देन द एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3। yes why is Wurtz reaction not preferred? already we have explained nicely and that। तो मेरा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले, देखो मैंने आपको काफ़ी सारा होमवर्क दिया हुआ है, टेस्ट उसके बेस पे मैं नेक्स्ट टाइम आपको JEE पे लेके चला जाऊंगा। ओके